आज नीरज की शादी है। उसकी मामी बहुत ही खुश है। नीरज अपनी मामी को बहुत चाहता है, क्योंकि एक मामी ही तो थी जिन्होंने उसे भरपूर प्यार दिया। उसकी माँ तो दुनिया पहले ही छोड़कर चली गई थी और पिता और दादी ने भी उसे भुला दिया था। आज नीरज जो कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मामी की वजह से। नीरज के मामा मामी ने उसकी माँ को मरते वक्त वचन दिया था कि वो नीरज का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखेंगे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। कोमल और रंजना भी बहुत खुश हैं। आखिर उनके भाई की शादी हो रही थी, इसीलिए दोनों भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। नीरज की शादी जिससे हो रही थी, उसका नाम कनिका था और वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी और नीरज को कनिका बहुत ही पसंद थी। नीरज ने कनिका के बारे में अपनी मामी को बताया और उसकी मामी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। पूरे घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। नीरज और कनिका की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कोमल और रंजना ने भी शादी में बहुत आनंद लिया। दोनों अपनी भाभी को विदा करा के घर ले आईं। बहू का गृह प्रवेश कराने के लिए मामी की बहन आरती की थाली ले आई थी। जैसे ही वो आरती करने चली तो नीरज ने उन्हें रोक दिया। मौसी, आरती मामी करेंगी। ये सुनकर मौसी को बहुत अच्छा लगा। तभी वहां पर खड़ी एक दादी ने कहा, बेटा, तुम्हारी मामी तो विधवा है और कोई भी शुभ कार्य विधवा से नहीं करवाया जाता, क्योंकि इसे अपशगुन माना जाता है। इसीलिए वो बहू का गृह प्रवेश नहीं करा सकती। ये सुनकर मामी की आंखों में आंसू आ गए, जो नीरज से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुए। नीरज ने मौसी से थाली लेकर मामी के हाथों में दे दी और ऊंची आवाज में कहा कि उसका गृह प्रवेश तो मामी ही करवाएंगी। मामी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नीरज बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। इस खुशी के मौके पर मैं तुझे उदास नहीं देख सकती। बहू का गृह प्रवेश मैं ही कराऊंगी। मामी ने दोनों की आरती उतारकर अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही नीरज अपनी पत्नी कनिका के साथ घर के अंदर कदम रखने वाला था, वो अतीत के पन्नों में खो गया। सुबह सुबह अचानक नीरज की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त आलोक से हो गई थी। उसी ने बताया था कि उसकी मामी अनुपमा गंभीर रूप से बीमार है। साथ ही वो ये भी जोड़ना नहीं भूला था कि सदा से ही कम बोलने वाली उसकी मामी की मूक निगाहें उसी के इंतजार में दरवाजे पर टिकी रहती हैं। उसे अपनी मामी से मिलने के लिए जाना चाहिए। नीरज, तूने घर छोड़ दिया, लेकिन मामी की तो उसमें कोई गलती भी नहीं थी। वो तो तुझसे बहुत प्यार करती हैं और फिर तू उन्हें किस बात की सजा दे रहा है। इतना बोलकर वो तो वहां से चला गया, लेकिन तभी से अपने सारे उपालंब भूलकर नीरज उनसे मिलने के लिए बेचैन हो उठा था। कई बार वो मामी के घर दरवाजे तक जाकर लौट आया था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई थी घर में दाखिल होने की। रात के 2 बजने वाले थे, पर अभी तक नीरज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जितना ही वो अपनी यादों को झटक कर चैन से सोना चाहता था, उतनी ही क्रूरता से यादों के खंजर उसके दिल में उतरकर रेत में पड़ी मछली की तरह तड़पा रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करे कि अपनी उस अविवेकी भूल को सुधार ले, जिसने उसे गहरे विषाद में डालकर उसके जीवन के मायने ही बदल दिए थे। बार बार उसका मन यादों के समुद्र में गोते लगाता, उस प्यार और विश्वास का सूत्र तलाश रहा था, जिसके सहारे वो अब तक महफूज रहा। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि वो स्वयं विध्वंसी था। इसीलिए उस प्यार के सूत्र को थामना अब उसके लिए आसान नहीं था। आज उस घर को छोड़े उसे पूरा 1 महीना और 2 दिन हो रहे थे। एक एक दिन का हिसाब नीरज ने अपनी उंगलियों पर जोड़ रखा था। इस दौरान एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब उसे अपनी माँ जैसी मामी की याद नहीं आई हो या घर छोड़कर आने का पश्चाताप नहीं हुआ हो।
हालांकि माँ जैसी कहना भी मामी का अपमान ही था। वो तो उसकी माँ ही थी। जितना कुछ उन्होंने उसके लिए किया, अगर माँ भी जिंदा होती तो शायद ही उसके लिए कर पाती। वो मामी का अतिशय प्रेम ही था, जिसने उसके जहन से माँ की तस्वीर भी धुंधली कर दी थी। कभी कभी हम कुछ फैसले बहुत ही जल्दबाजी में ले लेते हैं, जो हमेशा गलत साबित होते हैं, और यही गलती नीरज ने भी की थी। उसके हर कदम पर ढाल बनकर बचपन से खोए उसके आत्मविश्वास को वापस लाकर जीना सिखाया। उसी मामी को जब उसको मजबूत सहारे और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो उन्हें अकेला छोड़कर चला आया था। आज भी नीरज को याद है जैसे कल की ही बात हो, जब वो मामी के पास आया था। काफी छोटा था, शायद 4 या 5 साल का। इससे पहले वो एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में रहता था, फिर भी उसे मम्मी और दादी के प्यार के अलावा किसी और का प्यार नसीब नहीं होता था। अपने पापा को तो वो कभी ठीक से जान ही नहीं पाया। अपने व्यापार में वे इस कदर व्यस्त रहते कि सुबह तड़के घर से निकल जाते थे, तब अक्सर वो सोया ही रहता, और फिर जब देर रात तक लौटते तब भी वो सोया ही रहता। और अगर कभी वे घर पर भी रहते तो खुश होने के बदले वो उनकी उपस्थिति में सहमा और आतंकित रहता था। जब तब वे अपना खटराक शुरू कर देते, ढूंढ ढूंढ कर मम्मी की गलतियां निकालते। पतली दुबली साधारण शक्ल सूरत वाली उसकी मम्मी उनकी एक एक जरूरत का ख्याल रखती थी, फिर भी उसके तुनक मिजाज और क्रोधी पिता उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी दहाड़ते रहते। अक्सर बिना किसी गलती के ही मम्मी उनसे माफ़ी मांगती और शर्मसार होती रहती। जब तक पापा घर में रहते, मम्मी की आंखों में खौफ सा समाया रहता। उनके सामने खुलकर कभी अपने बेटे को भी प्यार नहीं कर पाती। नीरज की मम्मी उसके पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, और फिर मम्मी के इस तरह समझौता करने के कारण ही उसके पापा की मनमानियाँ बढ़ती जा रही थी। नीरज उस समय बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाता था। उस समय में नीरज की मम्मी प्रथम श्रेणी में केमिस्ट्री में एमएससी थी। नीरज की मम्मी ने नौकरी करने का मन बना लिया था। हिम्मत जुटाकर उसकी मम्मी अपनी सोच को अपने भैया की मदद से यथार्थ में अंजाम देना चाहती थी। लेकिन उन्हीं दिनों पता नहीं मम्मी को क्या हो गया, वे कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगी थी। उसके पापा उन्हें डॉक्टर से दिखाने के बदले उनकी बीमारी को उनकी कामचोरी का बहाना बताते। पापा की बातें सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते थे। उनके आंसू कोई देखता, उससे पहले ही वो अपने पल्लू से आंसू पोंछ लिया करती थी। मम्मी की बीमारी के लिए खुद अपने बेटों की मोहताज दादी ही कुछ घरेलू दवाइयों का इंतजाम करती, और फिर एक दिन किसी तरह उसके मामा को उसकी मम्मी की बीमारी के विषय में पता चल गया था। ये सुनते ही मामा दौड़े चले आए थे, और फिर मामा आते कैसे नहीं, आखिर वो मम्मी से इतना प्यार जो करते थे। मामा मम्मी से बहुत प्यार करते थे, ये बात पापा बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आते ही मामा को उसके पापा के उदासीन रुख और रवैये को पहचानने में देर नहीं लगी थी। फिर तो बहन को साथ लेकर ही पटना लौटे थे। मम्मी के साथ वो भी पटना आ गया था, एक नए खुले परिवेश और नए वातावरण में, जो उसके जीवन का एक सुखद अनुभव था। जल्द ही वो पटना के स्वस्थ और खुले वातावरण में सबके साथ घुल मिल गया। उसके आहत बचपन ने पहली बार राहत महसूस की थी। अपने पास लाकर उसके मामा और मामी ने उसकी मम्मी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई डॉक्टर बदले गए, फिर भी लीवर का कैंसर जानलेवा साबित हो रहा था। इलाज के दौरान कभी कभी पापा के दर्शन हो जाते, पर जल्द ही काम का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी मामा पर छोड़कर लौट जाते। उनके स्वभाव से पूरी तरह परिचित हो गए थे मामा, अब उनसे कोई भी उम्मीद रखना ही छोड़ चुके थे। पीली पड़ती मम्मी की आंखों में बस हर समय उसी की चिंता रहती। अपनी आसन्न मृत्यु को देखकर
वे एक दिन मामी से बोली थी, मैं सिर्फ नीरज के लिए जीना चाहती थी, पर अब ये नहीं हो सकता। इसीलिए मेरी अंतिम इच्छा है कि इसकी जिंदगी में तुम मेरी जगह लेकर इसे अपने बच्चों में शामिल कर लेना। जब मामी ने उन्हें वचन देते हुए कहा था, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपना ही बेटा मानती हूँ, वैसे तुमको भी कुछ नहीं होगा। मामी के वचन देने के कुछ देर बाद ही हमेशा के लिए उसकी मम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बहन की असमय मृत्यु से दुखी उसके मामा ने उसके अंतिम संस्कार की भी पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसके पापा तो मूक दर्शक की तरह सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल भर हो लिए। पंडितों द्वारा बताए गए कुछ विधि विधान पूरे कर अपना कर्तव्य निभा दिया। जब नीरज की जिम्मेदारी की बात आई, उसके पापा ने बड़ी कुशलता से उसे उसके मामा और मामी के सिर पर डाल दिया। अभी मैं इसे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, इसकी पढ़ाई की कुछ व्यवस्था कर लूँ, फिर इसे यहाँ से ले जाऊँगा। तब तक आप लोगों के साथ रहकर ये भी इस हादसे से थोड़ा उबर जाएगा। पापा के उन थोड़े दिनों की अवधि कभी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उस छोटे से मासूम बिन माँ के बच्चे को उस समय पिता के प्यार और संरक्षण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जल्दी उन्होंने दूसरी शादी कर ली और नीरज का पिता शब्द से नाता हमेशा के लिए टूट गया। जन्मदाता ने भले ही उसे भुला दिया, पर मामी ने अपनी सखी जैसी ननद को दिए गए वचन को पूरी तरह निभाया। उसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों जैसे की। प्राइमरी शिक्षा से लेकर अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए कराने तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी हर ज़रूरत को मामा मामी ने खुशी खुशी पूरा किया। धीरे धीरे उस परिवार में वो पूरी तरह रच बस कर उस परिवार का हिस्सा बन गया था। कालांतर में शांत और गंभीर नीरज के साथ मामी को अपनी बेटियों से भी ज़्यादा अपनापन हो गया था। मामी अपनी हर छोटी बड़ी बात निसंकोच उसके साथ बांटती। उनकी दोनों बेटियां कोमल और रंजना भी उसे अपने छोटे भाई जैसा ही मान और प्यार देती, उसकी देखभाल करती। नीरज भी कभी दोनों बहनों को भाई की कमी महसूस नहीं होने देता। कभी कभी नीरज को अपने पापा का उसे पूरी तरह भुला देना सूल की तरह चुभता। कभी अपनी दादी का प्यार विकल कर देता, फिर भी वो इसकी चर्चा किसी से नहीं करता। समय की रफ्तार को भला कौन रोक सका है। देखते देखते वे तीनों भी बड़े हो गए। दोनों बहनों की पढ़ाई समाप्त होते ही मामा ने अच्छा घर वर तलाश कर उनका विवाह कर दिया था। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हुई, उसका भी कैंपस सिलेक्शन हुआ। कई मल्टीनेशनल कंपनियों से नियुक्ति पत्र मिले। किस कंपनी को ज्वाइन करे इसका फैसला अभी कर ही रहा था कि अचानक उसके मामा को दिल का दौरा पड़ा और घंटे भर में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस अचानक हुए हादसे से पूरा परिवार शोकाकुल हो उठा। मामी तो पूरी तरह से टूट गई थी। हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाली मामी को जिंदगी की इस संध्या बेला में खुद ही किसी के प्यार और संभल की जरूरत हो गई थी। दोनों बेटियों की अपने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां थीं, जिन्हें छोड़कर मामी के पास रहना उनके लिए संभव नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी मामा जी के व्यापार को संभालने की। घर के दामाद चाहते थे कि दोनों व्यापार को आपस में बांटकर चलाएं, पर मामी को ये फैसला कतई मंजूर नहीं था। मामी की इच्छा का आभास होते ही नीरज ने फैसला लिया कि अपनी नौकरी करने की इच्छा को तिलांजलि देकर अपनी मामी का साथ देगा, बेटा होने का फर्ज निभाएगा। दुर्भाग्य के उस कठिन समय में नीरज के इस फैसले ने उसकी मामी को अपने टूटे बिखरे अस्तित्व को संभालकर विपरीत परिस्थिति का सामना करने का साहस दिया। नीरज का सहारा पाकर उन्होंने तुरंत फैसला किया, वे अपना सारा कारोबार नीरज के साथ मिलकर खुद संभालेंगी। मानसिक रूप से मामी के थोड़ा संभलते ही कारोबार की सारी जिम्मेदारी नीरज ने अपने कंधे पर उठा ली और मामी से सलाह लेकर वो बखूबी सब कुछ संभालने लगा। उसकी एकाग्रता, मेहनत और लगन ने
कुछ ही दिनों में मामा के व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जल्द ही उसकी सफलता के चर्चे उसके रिश्तेदारों के माध्यम से होते हुए उसके पिता तक भी पहुंचने लगे। बरसों से अपने बेटे की कोई खोज खबर नहीं लेने वाले पिता को अचानक ही अपने कुलदीपक की याद आ गई। जल्द पहुंच गए थे कुछ उपहारों के पैकेट लिए अपने बेटे को अपना नाम और पहचान देने, लेकिन उनके इस बिन मौसम बरसात का नीरज के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उनकी स्वार्थी सोच और अय्यासियों के कारण उसने और उसकी माँ ने जो वेदनाएं सही थी, उसकी तपिश अभी ठंडी नहीं हुई थी। वैसे भी उनके अचानक उमड़ आए प्रेम में छुपे लालच से वो अनजान नहीं था, क्योंकि वो भी व्यापार की हर खबर से वाकिफ था। अपने किताब के व्यापार में हुए भारी नुकसान की पूर्ति नहीं कर पाने के कारण बरसों पहले त्यागा अपना बेटा और उस पर अपना हक याद आ गया था। उसने साफ साफ अपने पिता को समझा दिया था कि जिस बाप ने कभी उसे मझधार में थपेड़े खाने को छोड़ दिया था और कभी मुड़कर भी उसकी कोई खोज खबर नहीं ली, उस पिता से उसका अब कोई संबंध नहीं था। जिसने उसे अपनाया, बेटे का मान सम्मान और अधिकार दिया, अब उसका संबंध भी सिर्फ उन्हीं लोगों तक था। उसने अपने पिता से उसी बेदर्दी से अपने सारे संबंध तोड़कर उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, जैसा कभी उन्होंने किया था। हमेशा से अपने बेटे के प्रति गैर जिम्मेदार रहे उसके पिता उसे बेटे की जिम्मेदारियां समझाते गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले गए थे। इस घटना से बरसों से पिता के लिए दग्ध उसके मन को जैसे ठंडक पहुंची थी। वो नए आत्मविश्वास से अपने काम में जुट गया था। उन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। उसकी दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, जिससे घर में नित्य सैर सपाटे के प्रोग्राम बनते रहते। एक दिन करीब आधी रात को उसकी नींद खुली तो वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। छत की तरफ से आती हल्की आवाजें सुन वो भी छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। दोनों दीदी और दोनों जीजाजी बैठे बातें कर रहे थे। वो भी उनकी बातों में शामिल होने के लिए बढ़ा। तभी बड़े जीजाजी की बातें सुन उसके कदम अंधेरे में ही ठिठक कर रह गए। नीरज के प्रति तुम्हारी मम्मी का झुकाव देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि भावना में बहकर कहीं उसे अपने जायदाद का तीसरा हिस्सेदार ना बना ले। मम्मी का दिल जरूर बड़ा है, पर इतना बड़ा भी नहीं है कि अपनी बेटियों का हक किसी और को दे दें। रंजना दीदी की आवाज़ थी। मम्मी पापा ने सिर्फ उसकी परवरिश की है, उसे गोद नहीं लिया था। इसीलिए वो चाहे भी तो कानूनन उसका कोई हक नहीं बनता। बेईमानी करे तो अलग बात है। कोमल दीदी के बोलते ही छोटे जीजाजी बीच में बोल पड़े थे। आदमी का कौन ठिकाना, अच्छे अच्छों की नियत संपत्ति देखकर डोल जाती है। नीरज तो वैसे भी बचपन से एक एक पैसे के लिए इस परिवार पर आश्रित रहा है। उसकी नियत डोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जीजा तो खैर गैर थे, पर कोमल दीदी की आवाज ने तो उसके कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया। इससे अधिक वो सुन नहीं पाया। एक झटके में उन लोगों ने उसे इस परिवार के लिए पराया साबित कर दिया था। उल्टे पांव अपने कमरे में आकर निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। तब तक किले की भांति संरक्षण देने वाले घर ने जैसे एकाएक रेत का ढेर बनकर उसे बेगाना बना दिया था। अचानक वो अपने को काफी थका हुआ और बेबस महसूस करने लगा। अपनी ही बेचारगी पर उसे रोना आ रहा था। जल्दी उसकी बेबसी गुस्से के रूप में फूट पड़ी थी। मामा मामी के उपकारों से कृतार्थ उसके दिल में उनके लिए ईश्वर से भी बढ़कर श्रद्धा और निष्ठा थी। दोनों बहनों को भी निस्वार्थ दिल की गहराइयों से प्यार करता था। मामी जो उसे सैलरी देती थी, उसके अलावा कभी उनकी धन संपत्ति के विषय में सोचता भी नहीं था। जरूरत पड़ने पर उन लोगों के लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। फिर भी उन लोगों ने उस पर इतना घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगाया था, जिसे सुनकर उसका सर्वांग लहर उठा। तो क्या अब तक
जो उन सभी के प्यार को वो अमृत समझकर तृप्त हो रहा था, वो निराविष मात्र था, एक छलावा था। लेकिन वो महादेव नहीं था जो जिंदगी में मिले इस विष को पचा जाता। बातों का जहर सिर पर चढ़ने लगा था। उसने तत्काल फैसला किया, सारे संबंध और मोह माया को त्याग, वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा। दूसरे दिन ही वो बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चला गया था। सिर्फ 2 लाइनें लिखकर छोड़ आया था, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कोई मुझे खोजने की व्यर्थ कोशिश ना करे। जिंदगी की सारी तपन को भुला वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन पीछे छोड़ आए अपने उस बेगाने परिवार के लिए अक्सर उसका मन विकल हो उठता। कुछ दिनों तक यूं ही भटकने के बाद मन थोड़ा शांत हुआ तो ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे भयंकर अपराध बोध का एहसास होने लगा। उसके इस तरह से घर छोड़ने पर मामी पर जाने क्या बीत रही होगी। बड़ा विश्वास था ना मामी को उस पर, लेकिन उसी के कारण सारी जिंदगी स्वाभिमान से अपने उसूलों पर जीने वाली उसकी मामी को अपनी इच्छा के विरुद्ध कितने ही फैसले लेने पड़ेंगे, जिसके लिए सिर्फ वो जिम्मेदार होगा। उसकी इस हरकत के कारण आस पड़ोस के लोग जाने कैसी कैसी बातें बना रहे होंगे। ये सारी बातें शिद्दत से उनका पीछा करने लगी थी। दूसरे दिन वो साहस कर सीधे मामी के घर जा पहुंचा। बरामदे में ही मामी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटी मिल गईं। उन्हें देखते ही उसके हृदय पर गहरा आघात लगा। इतने दिनों में ही उसकी कंकाल सी बन गई देह पहचानी नहीं जा रही थी। उसके कदम ठिठक कर वहीं पर रुक गए। तभी उनकी आंखें खुल गईं। नजर मिलते ही उसके श्रीहीन चेहरे पर चमक आ गई। अब वो अपने को ज्यादा रोक नहीं पाया और उनके पैरों के पास बैठकर उनके घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। मामी की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों ने जैसे एक दूसरे के आंसुओं से ही सारी अनकही बातें कह डाली। आंसुओं के आवेग के थोड़ा थमते ही उसके सिर पर अपना वात्सल्यपूर्ण हाथ फेरती मामी का पहला सवाल था, किसकी बातों का जहर तुझे इस कदर मर्माहत कर गया कि तू घर छोड़ने को मजबूर हो गया। वो कोई जवाब देता उससे पहले कोमल दीदी के स्नेहल स्पर्श ने उसे चौंका दिया। कहाँ चला गया था रे हम सबको छोड़कर? ना ना चौक मत, तुम्हारे घर छोड़ते ही मैं समझ गई थी। उस रात निश्चित रूप से तुमने हमारी बातें सुन ली थी, इसीलिए घर छोड़कर चला गया था। माना ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, जो सहज ही प्राप्त तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण का हमने मूल्य नहीं समझा। फिर भी वर्षों के प्यार के बंधन क्या इस तरह एक झटके में तोड़े जाते हैं? वो भी बिना किसी को कुछ बोले। बोलते बोलते उसका गला भर्रा गया था। फिर अपने को संभालते हुए बोली, जब तू चला गया तब हमारी समझ में आया दुनिया की कोई संपत्ति तुम्हारे प्रेम और समर्पण से बढ़कर नहीं हो सकती। अपनी बातें समाप्त कर कोमल दीदी ने सारी बातें सच सच मामी को बता दी, जिसे सुनते ही उस जीर्णावस्था में भी माँ भी उबल पड़ी थी। आज मेरे इतने वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई। मेरे लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है कि मेरे ही बच्चे मेरी जायदाद पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। जो दोनों बहनों ने भाई बहन के रिश्ते से ज़्यादा धन संपत्ति को अहमियत दी, मैंने अपने तीनों बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सींचने में अपना जीवन होम कर दिया। फिर मेरा एक बच्चा, मेरा बेटा, गैर कैसे हो गया? दोनों बेटियों की तरह वो भी मेरे दिल से जुड़ा मेरा ही वजूद का हिस्सा है। फिर कैसे बना दिया तुम लोगों ने उसे पराया? फिर थोड़ा रुक कर बोली, मैंने और तुम्हारे पापा ने नीरज को सिर्फ कहने के लिए अपने बच्चों में शामिल नहीं किया था। उसे अपने बेटियों के साथ वारिसों में भी शामिल कर उसे बराबर का हक दिया था, जिसका प्रमाण है तुम लोगों के पापा द्वारा बनाई गई वसीयत, जिसे मैंने अब तक जग जाहिर नहीं किया था। काश तुम लोगों ने भी अपने पापा की तरह उदार विचारशीलता होती,
फिर नीरज की तरफ मुड़ते हुए बोली, नीरज तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? इतना बड़ा फैसला लेने के पहले तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? मामी की बीमारी से कमजोर पर गंभीर आवाज में पहले की तरह ही रौब समाया हुआ था, जिसने तीनों भाई बहन की बोलती बंद कर दी थी। तब हमेशा की तरह नीरज ने ही बात को संभाला। माना हम तीनों ने अपनी अपनी जगह गलतियां की है, बस बिना किसी भेदभाव के हम तीनों को बस एक बार माफ कर दीजिए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नीरज का गिड़गिड़ाना देख क्रोध के आधिक्य से जड़ हो गई मामी के चेहरे पर ममता भरी मुस्कान फैल गई। थोड़ी सी चुप्पी के बाद उन्होंने हंसकर अपनी बाहें फैला दी। बिना देर किए तीनों भाई बहन जाकर उसमें समा गए। घर का वातावरण खुशनुमा होते ही मामी की सारी बीमारी भी जाने कहाँ गायब हो गई। पराये बच्चे के लिए इतना प्यार और ममता देख नीरज का सिर एक बार फिर उस ममतामयी माँ के सामने नतमस्तक हो उठा। काश दुनिया की 1% माँ भी मामी की तरह सिर्फ एक अनाथ बच्चे को अपने बच्चों में शामिल कर लेती तो कितनों की जिंदगियां बदल जाती। नीरज बेटा, बहू के साथ घर के अंदर आ जा। जैसे ही नीरज के कान में अपनी मामी की ये आवाज पड़ी, वो अतीत से वर्तमान में वापस लौट आया और उसने कनिका के साथ घर के अंदर प्रवेश किया। अब कनिका की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी, इसीलिए सभी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। कोमल और रंजना ने मिलकर कनिका को तैयार किया था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। नीरज की आंखें कनिका के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, इसीलिए रंजना ने नीरज को छेड़ते हुए कहा, भैया अगर ऐसे ही भाभी को देखते रहोगे तो भाभी को नजर लग जाएगी। और वो मुस्कुराकर चुपचाप वहां से चला गया। कनिका भी रंजना की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। इन भाई बहनों का प्यार देखकर कनिका बहुत ही खुश थी। मामी ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। तभी नीचे से आवाज आती है, रंजना बेटा, कनिका बहू को लेकर नीचे आ जा। सभी लोग मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ गए हैं और पास पड़ोस की औरतें कनिका को देखकर उसकी तारीफ करती ही जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म बहुत अच्छे से हो जाती है। सभी लोग अपने घर वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे करके 5 दिन गुजर गए। कोमल और रंजना भी अपने घर वापस लौट गई थी और कनिका के पग फेरों की रस्म 1 महीने के बाद की थी। इस 1 महीने में कनिका ने मामी का बहुत ही ध्यान रखा, क्योंकि नीरज ने पहले ही कनिका को बता दिया था कि उसकी मामी उसके लिए सब कुछ है, वो कभी भी उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। मामी उसके लिए माँ से भी बढ़कर हैं। कहते हैं जब हम किसी को प्यार देते हैं तो बदले में हमें भी प्यार मिलता है। किसी किसी रिश्ते में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है और ये रिश्ता है नीरज और उसकी मामी का। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।